देखिए केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आपके एग्ज़ाम की जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादातर ये अच्छे साबित होंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी एसिड के लिए आम तत्व। तो एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब कोई भी एसिड की बात करेंगे उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और हाइड्रोजन में क्या है कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसके नाभिक में जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु में न्यूट्रॉन होता है कि नाभिक में, लेकिन हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान होता है 1, दोनों 1 है। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? तो जो प्रबल अम्ल होते हैं ना ज़्यादातर आयन होते हैं। प्रबल अम्ल है तो ज़्यादातर क्या होंगे? आयन होंगे। और अम्ल अगर है तो वो अम्ल जो है विद्युत अपघट्ट, पानी में अम्ल को मिलाओगे तो H+ आयन देगा। और वही क्षार को अगर मिलाओगे पानी में OH- आयन देता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए, हम सल्फर को अगर हटा रहे हैं तो क्या करना होगा? सल्फर को हटाने के लिए आप सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दोगे। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तेजाब अम्ल है। तो ये क्या करता है? सल्फर को अलग कर देता है, क्योंकि H2SO4 जो है ना, H2SO4 में क्या होता है? सल्फर होता है। तो याद रखिए। और जब आपसे पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना होता है तो आपको बताना है 98 U होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का भार। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं तो लास्ट तक बने रहना है क्लास में। नेक्स्ट देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। जो आपका कॉपर सल्फेट होता है इसका जो जलीय विलयन होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है। अब समझेंगे कि देखिए नीला को लाल कर रहा है मतलब क्या? ये अम्ल का गुण है। तो आपका जो कॉपर सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट CuSO4 जो होता है, इसमें जो होता है पानी का मात्रा होता है 5 भाग पानी। तो कॉपर सल्फेट में पूछेगा पानी की मात्रा तो 5 भाग पानी हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट आपका अम्लीय है। और कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? तो कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा। देखिए तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नीला थोथा पूछेगा तो आपको बताना है कॉपर सल्फेट। सफ़ेद थोथा अगर बोलेगा तो जिंक सल्फेट आपको बताना है। हरा थोथा बोलेगा तो आपको क्या बताना है? फेरस सल्फेट बताना है। अगर आपको बोलेगा लाल थोथा तो आपको बताना है कोबाल्ट सल्फेट। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और इनमें पानी की जो मात्रा है, कॉपर सल्फेट में पानी होगा 5 भाग, बाकी सभी में पानी का जो मात्रा है वो 7-7 भाग होगा। कॉपर सल्फेट में पूछेगा पानी कितने अणु, आपको बताना है 5, बाकी सभी जितने भी सल्फेट होते हैं सभी में पानी की मात्रा 7 अणु होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक गुण होते हैं। मतलब हाइड्रोजन तो होता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिड या अनॉक्सी अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनॉक्सी अम्ल। देखिए अम्ल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन कुछ अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। और अम्ल की अगर आप क्रम की बात करें, जैसे सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय है वो आपका HCl है। सर्वाधिक अम्लीय पूछे सबसे अधिक अम्लीय कौन है? HCl। HCl का जो pH मान क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं तो क्या बनेगा? आप देखिए मिला के देखते हैं। देखिए क्या क्या लेना है, तो थोड़ी मात्रा धावन सोडा लेना है, धावन सोडा लेना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है आपका, धोने वाला सोडा NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl होता है। अब देखो इसको मिलाएंगे, आप ध्यान समझिएगा। तो धावन सोडा में आपको देखना है धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3 और 10H2O धावन सोडा है और HCl हाइड्रोक्लोरिक है। अब देखिए बनेगा क्या, ध्यान समझना। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट में CO3 है तो CO2 तो मिल जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना बुदबुदाहट टाइप से निकलते हैं जब हम पानी में डालते हैं इसको। और एक चीज़ ध्यान रखिए, धावन सोडा में पानी की जो मात्रा होती है 10 भाग होता है। पानी के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। HCl की बात करोगे तो pH मान 0 है। HCl कहाँ पाया जाता है? HCl अमाशय में पाया जाता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है ये। नेक्स्ट देखिए सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हम क्या करते हैं? तो कोई भी सांद्र है ना उसको तनु करना है। देखिए सांद्र मतलब क्या है? मतलब वो क्या है? थोड़ी सी गाढ़ा है। तनु मतलब पूरी तरल हो जाएगा। तो सांद्र से तनु करना है,
आप पानी में क्या करना है, पानी में अम्ल को धीरे धीरे डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो तनु हो जाता है। नेक्स्ट, सोने को घोल सकते हैं। तो यार जो सोना है ना, ध्यान से देखिएगा, सोना का परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए, कितना है, 79 है सोना का पर। और सोना क्या है, सोना को बोलते हैं सिक्का धातु। जितने भी सिक्का धातु हैं ये आपके समूह नंबर 11 में आएगा। तो समूह नंबर 11 में आएगा सिक्का धातु, क्या क्या आएगा, कॉपर, सोना और चांदी आ जाएगा। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, सोना और चांदी का 47 हो जाएगा और सोना का 79। पूछा ये है सोने को घोल सकते हैं, तो एक्वा रेजिया में सोने को घोल सकते हैं। अब बात आती है एक्वा रेजिया है क्या, तो समझिए, जो एक्वा रेजिया होता है HNO3 नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं और HCl, हम इन दोनों को मिलाते हैं, उसमें एक भाग लेना है HNO3 को, है ना, नाइट्रेट को लेना है, और 3 भाग लेते हैं जब हम HCl को, तो एक्वा रेजिया बन जाता है। ये जो है सोने को घोल देता है, तो एक्वा रेजिया ऐसे बनता है। नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और हम बार बार बता चुके हैं, एग्जाम में आया भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब होता है H2SO4, और H2SO4 का जो भार है, परमाणु द्रव्यमान है 98 U होता है। निकाल के भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए वही चीज़ आ गया जो हम बता दिए थे, क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है तो एक्वा रेजिया बनता है। क्या बनता है, एक्वा रेजिया। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक अम्ल जो पानी में घुलने पर प्रदान करता है तो H+ आयन प्रदान करेगा, वही चीज़ बताए ना। देखिए अम्ल, एसिटिक अम्ल हो, साइट्रिक अम्ल हो, टाइटेरिक हो, म्यूटेरिक, कुछ भी अम्ल है वो, तो उसको पानी में घोलोगे तो H+ आयन देगा। और अम्लों में अगर बात करें, कुछ अम्ल बता दे रहे हैं जिसको आपको याद करना है पेपर की दृष्टि से। देखिए एसिटिक अम्ल किस में होता है, तो सिरका में होता है, शक्कर के घोल में होता है। साइट्रिक अम्ल आपके नींबू में आ जाएगा। टाइटेरिक अम्ल जो है अंगूर और इमली में आ जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल आ जाएगा। सेव में आ जाएगा आपके मौलिक अम्ल आ जाएगा। तो कुछ अम्ल जो है ना, जो आपको याद करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, धातु ऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये धातु ऑक्साइड से अपक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। अब समझिएगा, धातु जो ऑक्साइड होते हैं जब वो लवण और जल से, धातु यहाँ पर लिखिए धातु, तो जब हम धातु मतलब क्या होता है, क्षार। धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा, मतलब क्षार और अम्ल की क्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अपक्रिया। भाई क्षार मिलेगा और अम्ल मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सक्रिय धातुओं से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है तो अम्ल। सिंपल है, धातु से हाइड्रोजन मिलेगा तो अम्ल बनेगा, क्योंकि धातु से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। नेक्स्ट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं तो ये अम्ल प्रदान करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसका भार अगर निकालने के लिए आ जाएगा तो CO2 लिखना है। कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का भार होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, 16 दूनी 32 और 32 12 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर भार पूछेगा आपसे तो 44 U होगा। नेक्स्ट देखिए क्षार सर्वातिक सूचकों के रंग को बदलता है। क्षार किस में बदलता है, तो क्षार नीला कर देता है। किसी भी को भी क्षार क्या करता है, नीला कर देता है। कहने का मतलब लाल से नीला करता है क्षार। और अम्ल कहाँ काम करता है, अम्ल करता है, तो ध्यान से देखिए, क्षार क्या करेगा, नीला कर देगा इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति जो क्षारी है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या है, तो ये आपका क्षारी है। देखिए OH जुड़ा है इसमें, अब OH समूह रहेगा तो क्षारी बताना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, और लास्ट तक क्लास में बने रहना, क्योंकि देखिएगा पूरे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट, अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है धात्विक ऑक्साइड। देखिए धातु जो आपके हैं ना, ये क्षार बनाते हैं। अगर कोई पूछ दिया है ना, तो आपको ये चेक करना, अगर धातु है तो समझ लीजिए वो क्षार है, अधातु है अम्लीय है, और कुछ उदासीन होते हैं जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 ये क्या है आपका, उदासीन है। जिंक के ऑक्साइड ZnO उदासीन है, और लेड के भी जो ऑक्साइड होते हैं ये उदासीन होते हैं। तो 2-3 उदासीन है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, वह यौगिक जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जल व लवण बनाता है तो क्षार है। अब अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो लवण और जल मिलेगा, मतलब उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया।
देखिए क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है, क्षार आपका कड़वा होता है और छूने में क्या रहता है, क्षार होता है छूने में मुलायम लगेगा लेकिन कड़वा रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए उदासीन अपक्रिया जो है, तो हम पहले ही बताएं क्षार को और अम्ल को अगर आप मिलाते हैं तो आपका बनेगा नमक, मतलब लवण बन जाएगा और जल बनेगा। लवण में कुछ भी बन सकता है, तो सोडियम क्लोराइड बन सकता है या तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन सकता है ना, लवण और जल बनेगा। अगर आपको लवण दिख गया तो समझ लीजिए वो अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया है, सिंपल सी बात है। और उदासीनीकरण अपक्रिया इसका पीएच मान होगा आपका 7। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए धातु अम्लों के साथ अपक्रिया कर क्या उत्पन्न, हाइड्रोजन और लवण क्या उत्पन्न करेंगे, हाइड्रोजन और लवण। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, सूत्र कैसे लिखेंगे, MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, अब देखिएगा, अब यहीं पर पूछा मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, तो क्या है दोस्तों, अम्लीय लवण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए NaCl कैसे बनते हैं, तो तेज अम्ल और तेज क्षार से, हाँ तेज अम्ल और तेज क्षार से बनते हैं NaCl, और NaCl क्या है, लवण है, और लवण का पीएच मान होता है आपका 7, तो नमक का पीएच मान कितना हो जाएगा 7। देखिए NaCl सूत्र किसका है, तो नमक का है, सिंपल है। नेक्स्ट बर्फ़ को पिघलाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो बर्फ़ को अगर आपको पिघलाना है तो नमक का प्रयोग करते हैं, और बर्फ़ ना पिघले इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब बर्फ़ नहीं पिघलना चाहिए इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं लकड़ी के बुरादा। लकड़ी के बुरादा का अगर अपन क्या करते हैं, लेप कर देते हैं बर्फ़ में, तो बर्फ़ पिघलता नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या होता है, तो लवण और जल बनता है। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है कौन, एसिड, तो लवण और जल बनेगा। देखिए साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्रिया है किसके साथ करते हैं, NaOH को हम जब HCl में मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए देखिए अगला, देखिए वह लवण जिसके जलीय विलयन का जो पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम पीएच मान है तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये अमोनिया क्लोराइड 7 से कम है। नेक्स्ट देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का जो पीएच मान क्या होता है, तो सिंपल है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब मिलते हैं और जब उनके लवण बनते हैं तो लवण का पीएच मान होता है 7। अगला, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह क्या है, अब समझिएगा पीएच मान में क्या होता है, अम्ल की अगर हम बात करें जितना कम पीएच मान रहेगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 0 है तो एकदम क्या है, सशक्त एसिड, बहुत ज़्यादा अम्लीय है अगर पीएच मान 0 है, और जैसे 0 से 1 2 3 जाएंगे आगे तो अम्लीयता घटती है। तो ये चीज़ जानना है कि अम्लीय जो है, अम्लीयता जो होता है जितना कम मान होगा ज़्यादा अम्लीय। तो बोला है पीएच मान 0 है तो क्या होगा, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान, तो आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीएच स्केल में किसी विलयन में H+ आयन सांद्रता को मापता है, तो इसमें P का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए बोलते हैं ना पीएच स्केल, तो पीएच में क्या होता है, P का मतलब होता है पोटेंशियल, H का मतलब क्या होता है, हाँ तो इसमें किसका पूछा है, इसमें हमसे पूछा P का अर्थ, इसमें हो जाएगा पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, क्या होता है, शक्ति। नेक्स्ट किसी विलयन का पीएच मान किस पर निर्भर करता है, तो सिंपल है, किस पर निर्भर करेगा, उसके हाइड्रोनियन आयन पर, किस पर, हाइड्रोनियन आयन पर। कहने का मतलब अम्ल है तो यार देखेंगे कितना H+ आयन दान करता है, क्षार है तो देखेंगे यार कितना OH- दान करता है। रक्त का पीएच मान 7.4, क्या रक्त का, तो रक्त का पीएच मान है 7.4 होता है। अब देखिएगा पीएच मान कम से कम आपको 6-7 का मालूम होना चाहिए, जैसे दूध का पीएच मान पूछ देगा, रक्त का पूछ दिया, समुद्री जल का है ना, सिरके का पीएच मान 2.2 याद रखिएगा। देखिए शराब का होता है 2.8, ये भी आपको याद रखना है, शराब का होता है 2.8। देखो दूध का पीएच मान आपको क्या याद रखें, दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है, कहीं कहीं लिखा था 6.6, तो उसके नज़दीक आपको मतलब याद करना है। नेक्स्ट देखिए लवण का पीएच मान 12 हो, अब देखिए पीएच मान 12 है तो वो क्या होगा भाई, अगर पीएच मान 12 है तो क्या होगा, वो क्या होगा, क्षार होगा, क्या होगा, वो क्षार होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए 7 से ज़्यादा अगर है तो क्षार,
दिमाग में रखिएगा बात। नेक्स्ट देखिए, निम्न का पीएच के कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगा सकते। देखिए, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मान हम पीएच से नहीं लगा सकते, बाकी सभी का जो हम मान पीएच से लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ पीएच मान है एकदम कंठस्थ, आपको याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए, सिरका का बता ही चुके हैं 2.2 है ना, नींबू का याद रख लीजिएगा, शराब का बता दिए 2.8। देखिए, रक्त का होता है 7.4 होता है, जो रक्त है ना आपका, ये क्षारीय है। समुद्री जल का 8.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उस विलयन का पीएच मान जो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। अब लाल को नीला कौन करता है? तो करता है क्षार। उस विलयन का पीएच मान बताना है जो लाल को नीला करता है, तो ये करता है क्षार, और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। नेक्स्ट, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है तो नीला। कैसा होता है? क्योंकि बोरेक्स आपका क्या है? बोरेक्स आपका क्षार है, और क्षार क्या करता है? नीला करता है। लिटमस को क्या करता है? क्षार नीला। देखिए, शुष्क लिटमस पेपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl गैस की क्रिया से होती है, क्या होती है? नीला अथवा लाल लिटमस पेपर को रंग नहीं बदलता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो देखिएगा, जो शुष्क लिटमस होता है, सूखा लिटमस होता है ना, शुष्क जिसको बोलते हैं, वो अपना रंग चेंज नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, लौंग क्या है? जो लौंग हम खाते हैं तो क्या है? एक गंधी सूचक है। मतलब लौंग का काम केवल क्या है? मतलब गंध के लिए होता है लौंग का काम, है ना। नेक्स्ट देखिए, नीला लिटमस को लाल करता है कौन? अम्ल करता है नीला को लाल। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो ये जो बेसिक से क्वेश्चन है, ये कंठस्थ है, याद रहना चाहिए सभी को। चलिए देखिए, और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी सभी के पास क्लास पहुँच जाए। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है कौन? मिथाइल ऑरेंज। अम्लीय माध्यम में क्या हो जाता है? लाल, और क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है? पीला गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय और क्षारीय हो, क्या? जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तो क्या होता है? बैगनी होता है। देखिए, लिटमस 3 चीज़ हो सकते हैं, तो वो अम्लीय हो गया तो क्षारीय होगा। अब दोनों नहीं है तो क्या हो जाता है? फिर बैगनी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उनको वो क्या बोलते हैं? अल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो आपका लिटमस है ना, लिटमस विलयन किससे बनते हैं? तो लाइकेन से बनते हैं। लिटमस किससे बनते हैं? लाइकेन से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिटमस विलयन एक बैगनी डाई जिसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं लाइकेन। लिटमस किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे है? तो ये चीज़ हम कई बार बता चुके हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये पेपर में आ भी चुका है। तो ये तीनों जो है उभयधर्मी है। अब क्वेश्चन आ गया 50 नंबर 1। देखिए, जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? उभयधर्मी है। अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करता है, तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कौन करेगा? जो उभयधर्मी होगा। तो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कौन करता है? Al2O3। नेक्स्ट देखिएगा, Al2O3 क्या है दोस्तों बताइए? तो देखिए, Al2O3 जो है ना, उभयधर्मी है, और उभयधर्मी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो Al2O3 आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट देखिए, वे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अपक्रिया करते हैं, मतलब दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं, उभयधर्मी होते हैं। वह धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो कौन से जो धातु है आपका, वो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड आपका बनाता है वो आपका एल्युमिनियम, लेड और जिंक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का वह वर्ग जिसमें पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व। तो बताइए, आवर्त सारणी में कौन से समूह में अक्रिय तत्व होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं शून्य समूह। तो ये 18वें समूह में होते हैं अक्रिय। इसमें होते हैं 18वें समूह में होते हैं अक्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए, वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो संक्रमण तत्व किसके होते हैं? संक्रमण तत्व के क्या होते हैं? बाहर के जो 2 सेल होते हैं वो क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, S और P में क्या होते हैं? बाहरी 1 सेल अपूर्ण होते हैं, और D ब्लॉक के क्या होते हैं? बाहर के 2 सेल अपूर्ण होते हैं। और जो F ब्लॉक होते हैं
उसके बाहर जो बाहरी सेल हैं, बाहरी 3 सेल जो हैं अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम है पहला धातु तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंधित तत्वों के क्या होते हैं? तो बाएं कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में नोबल गैस को कहाँ रखा गया है? तो जो नोबल गैस आपके समूह 18 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से एक बार शेयर करना है सभी को, जितने भी साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हो तो संबंध। देखिए नाभिक में 12 प्रोटॉन है, मतलब उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 12। 12 परमाणु क्रमांक किसका है? परमाणु क्रमांक 12 है आपका मैग्नीशियम का। किस समूह में है? समूह नंबर 2 में है। एक्टेनाइडों की परमाणु संख्या होती है, एक्टेनाइडों की परमाणु संख्या है 90 से 103। क्या होती है? देखिए एक्टेनाइडों की परमाणु संख्या 90 से 103 होती है। और देखिएगा, और लेंथेनाइड का जो परमाणु संख्या होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 59 से लेकर 73 तक होता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना होगा। लेंथेनाइड 14 और एक्टेनाइड भी 14। टोटल एफ ब्लॉक में कितने तत्व हैं? एफ ब्लॉक में आपके 28 तत्व हैं। कितने हैं? 28। और डी ब्लॉक में कितने हैं? 40। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्षारीय धातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया? तो क्षारीय धातुओं को रखा गया आपके पहले समूह में। दूसरे समूह में किसको रखा गया? क्षारीय मृदा धातुओं को। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त तालिका में मौजूद कितने हैं? 18 समूह और 7 आवर्त हैं। कितने हैं? 8 समूह और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 17 है। 17 किसका होता है परमाणु क्रमांक? क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन में कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये क्या है? ये हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। ग्रुप नंबर 17 के ये सभी तत्व हैं। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखते हैं? तो बाईं ओर रखते हैं धातुओं को। बाईं ओर धातुओं को रखा गया और दाईं ओर अधातुओं को रखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितने हैं? तीसरे आवर्त में 3 कक्षक होंगे, चौथे आवर्त में 4 कक्षक होंगे, पहले आवर्त में 1 कक्षक होंगे। तो ये चीज़ें सिंपल है। देखिए जो पहले आवर्त में होते हैं उनमें के कोष होता है, दूसरे आवर्त में जो होते हैं उनमें के यल कोष होता है, तीसरे आवर्त में जो हैं के यल यम 3 कोष होंगे, है ना, 3 सेल होंगे, और चौथे आवर्त में जो होगा के यल यम यन 4 कक्षक होते हैं। तो ये चीज़ तो आपको जानकारी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में, तो 32 तत्व हैं 6वें में। देखिए पहले आवर्त में, पहले आवर्त की बात कर रहे हैं, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 हैं, चौथे और 5वें आवर्त में जो आपका कितने हैं? 18 हैं, 6वें और 7वें में 32 तत्व हैं। देखिए आवर्त सारणी का सबसे लास्ट जो तत्व है, अंतिम तत्व कौन है आवर्त सारणी का? तो आवर्त सारणी का जो अंतिम तत्व आपका ऑर्गेनिज्म है, परमाणु क्रमांक 118 है। ऑर्गेनिज्म क्या है? अंतिम अक्रिय गैस अगर पूछेगा तो आपको बताना है ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ऑर्गेनिज्म, अंतिम अक्रिय तत्व। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वह आवर्त जिसमें अधातुओं की संख्या अधिकतम है। सबसे ज़्यादा धातु किसमें है? सबसे ज़्यादा जो अधातु है, क्या बोला है? सबसे ज़्यादा धातु तो किसमें है? आवर्त नंबर 2 में सबसे ज़्यादा अधातु है। ये देखिए पहले वाले में जो है ना, अगर हम पहले की बात करें, पहले आवर्त में एक भी धातु नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम है पहले आवर्त में, भाई हाइड्रोजन हीलियम दोनों अधातु हैं। पूछा सबसे ज़्यादा अधातु दूसरे आवर्त में। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है किससे रिलेटेड है? जो परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। कहाँ से है? डी ब्लॉक से रिलेटेड है, परमाणु क्रमांक 17 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 से 7 में शामिल नहीं होती है उपधातुएं। क्या? उपधातु जो हैं आवर्त 1 से, कहने का मतलब क्या बोला दोस्तों? आवर्त 1 और 7 में, पहले आवर्त में कोई उपधातु नहीं है और 7वें आवर्त में भी कोई उपधातु नहीं है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए पहले आवर्त में
कोई उपधातु सही नहीं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो पहले आवर्त में कोई उपधातु है नहीं है, और सबसे लास्ट वाले में 7वें आवर्त में भी कोई उपधातु नहीं है। ठीक है, दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में बाकी सभी में उपधातु हैं। और पहला उपधातु अगर पूछेगा तो बताना है बोरान। पहला उपधातु क्या है? पहला उपधातु आपका है बोरान है। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या बोलते हैं? तो वर्ग 1 के तत्वों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहते हैं? तो जो 18 समूह में रहते हैं उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस, नोबल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। ये सब चीज़ें उनके अन्य ये प्रमुख नाम होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन वृद्धि होगा। क्या होगा? पंक्ति में जब हम क्या है एक ओर से दूसरे ओर बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है उसमें वृद्धि होगा। नेक्स्ट, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड किस ब्लॉक से रिलेटेड है? एफ ब्लॉक के तत्व हैं लेंथेनाइड एक्टेनाइड। 14 लेंथेनाइड हैं और 14 एक्टेनाइड है। टोटल एफ ब्लॉक में कितने तत्व हैं? तो 28 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में बताए हैं, चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? 2 उपधातु हैं चौथे आवर्त में। कितने उपधातु हैं? 2 उपधातु हैं चौथे आवर्त में। ठीक है, तीसरे और चौथे आवर्त में 2 उपधातु हैं। ठीक है, पहले में उपधातु 0, दूसरे में 1, तीसरे 2, चौथे में 2, पाँचवें में 1 और छठवें में कितना है दोस्तों? तो ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। पाँचवें में 1 है, छठवें में भी क्या है? छठवें में भी 1 है। तो ये छठवें में 1, सातवें में क्या है? तो सातवें में नहीं है। तो देखिए हम दोबारा बता देते हैं इसको, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। देखिए, पहले आवर्त में उपधातु 0, दूसरे आवर्त में उपधातु 1, तीसरे आवर्त में जो उपधातु हैं 2, चौथे आवर्त में उपधातु 2, पाँचवें आवर्त में 1, छठवें आवर्त में 1 और सातवें आवर्त में एक भी उपधातु नहीं है। पहले आवर्त और सातवें में उपधातु नहीं है, बाकी सभी आवर्त में उपधातु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, परमाणु क्रमांक 58 वाला जो लेंथेनाइड श्रृंखला है, हाँ, परमाणु क्रमांक 58 किसका है? सीरियम का। परमाणु क्रमांक 58 किसका है? सीरियम का। और ये क्या है? लेंथेनाइड तत्व है। आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है। देखिए, आवर्त सारणी में पहला तत्व पूछे तो हाइड्रोजन, और आवर्त सारणी में पूछे पहला धातु तो आपको बताना है लिथियम। परमाणु क्रमांक कितना है लिथियम का? परमाणु क्रमांक है लिथियम का 3 और द्रव्यमान संख्या 7 है। तो याद रहना चाहिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 है और परमाणु क्रमांक भी 1 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ये याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। और जो आपका तीसरा वाला ट्राइटियम है ये रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट देखिएगा, आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु। आवर्त सारणी 1, हाँ, आवर्त 1 में जो अधातु है वो आपका क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखिएगा, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को क्या बोलते हैं? तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक, आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक। नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व संबंधित हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम जितने भी हैं ये पहले समूह के हैं। और पहले समूह को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं पहले समूह को। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता। जो हाइड्रोजन ग्रुप है कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। तो हाइड्रोजन ग्रुप में जो है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन का। परमाणु क्रमांक कितना है क्लोरीन का? 17। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो ये चीज़ याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है, परमाणु का आकार मापने के लिए करते हैं। अगला देखिएगा, एक तत्व की आयनन ऊर्जा निर्भर करती है तो केंद्रीय प्रभाव पर। देखिए, आयनन ऊर्जा होता क्या समझिएगा ध्यान से। आयनन ऊर्जा निर्भर करती है केंद्रीय प्रभाव पर। नाभिक का जो है इलेक्ट्रॉन के प्रति कितना आकर्षण है, ये होता है आयनन ऊर्जा। परमाणु छोटा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश है और नाभिक के बीच दूरी कम होगा, आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो परमाणु छोटा होगा, परमाणु अगर छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। परमाणु अगर बड़ा है आयनन ऊर्जा की मान जो है वो कम होता है। नेक्स्ट, वह तत्व जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, टंगस्टन। देखिए, जो गलनांक और क्वथनांक जो ज़्यादा होता है ना टंगस्टन को होता है। और टंगस्टन का जो
सिंबल क्या है, डब्लू। टंगस्टन का जो सिंबल है डब्लू है। डब्लू क्या है, लैटिन नाम से लिया गया, इसका जो सिंबल है टंगस्टन का लैटिन नाम से, तो इसको बोलते हैं वुल्फ्राम बोलते हैं। जैसे और कुछ हम बता रहे हैं तत्व जिसको हम लैटिन से लिए हैं, जैसे देखने ध्यान से। देखिए सोना का सिंबल होता है एयू, इसको भी लैटिन से लिए गए हैं इसका संकेत। देखिए सोना का संकेत तो एयू, इसको बोलते हैं ऑरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरम बोलते हैं। सोडियम सिंबल है Na है, इसका भी लैटिन संकेत है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रियम बोलते हैं। लैटिन नाम क्या है, लैट्रियन। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सोडियम उसका पोटेशियम का क्या बोलते हैं के, इसका नाम भी क्या है, कैलियम है, तो ये लैटिन नाम है। लोहा का सिंबल है Fe, इसको बोलते हैं फेरस, ये भी क्या है, लैटिन नाम से इनको लिया गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। देखिए चांदी का सिंबल है Ag, अर्जेंटम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान क्या होगा, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा दोस्तों, धात्विक गुण बढ़ेगा। समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, आवर्तों की संख्या बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता है ना। तो जितना भी बता रहे ध्यान से सुनते जाइए। नेक्स्ट देखिए, हाँ, और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वही चीज़ तो है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा लगती है इसी को बोलते हैं आनन ऊर्जा। परमाणु का अगर छोटा होगा तो यार हटाने के लिए नाभिक से उसका जो मजबूती ज़्यादा बना रहेगा, तो हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसी को बोलते हैं आनन ऊर्जा। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। कहने का मतलब ये, पहले समूह में हाइड्रोजन, हीलियम, देखिए लिथियम है पहले समूह में, सोडियम, पोटेशियम ये हैं। तो जो संयोजकता लिथियम का है वही संयोजकता सोडियम का है। सोडियम की भी संयोजकता एक है, पोटेशियम की भी संयोजकता एक है, रुबिडियम की संयोजकता। कहने का मतलब अगर एक समूह में है तो उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला, वह गैस जिसका ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक ऊर्जामान होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है सर्वाधिक ऊर्जामान, तो आपका सर्वाधिक जो ऊर्जामान होता है हाइड्रोजन का ऊर्जामान सर्वाधिक होता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और बता दें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और जो ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम, ये रेडियोधर्मी है। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या तो 2 होता है। अब इसको हम बता देते हैं दोबारा, देखिए ध्यान से। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला जो होता है प्रोटियम जो होता है ना, प्रोटियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1। ड्यूटेरियम जो आपका होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन द्रव्यमान इसका 2 होता है। जो ट्राइटियम होता है आपका, इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो 3 होता है। अब परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान 3 है, कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है। अब देखिएगा नाभिक में जब जब न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से 1.5 गुना से ज़्यादा, अब भाई सीधे डबल है। ट्राइटियम जो है, हाइड्रोजन का समस्थानिक जो आपका ट्राइटियम है, इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है, डबल है। तो जब डबल है तो क्या होगा, रेडियोधर्मी तत्व होगा ना। तो इसीलिए जब क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक जो है रेडियो सक्रिय या रेडियोधर्मी है, आपको बताना है ट्राइटियम। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कैसे, देखिए अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन। तो जब अम्ल धातु से अपक्रिया कर गया तो अम्ल में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ना। नेक्स्ट, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस। देखिए अब यहाँ पर ये समझना है, जैसे धातु हो गया ना, हम क्रिया करवा रहे हैं। देखिए हाँ, धातु का क्रिया करवा रहे हैं हम पानी के साथ, पानी मतलब H2O। अब जब धातु को पानी के साथ आप क्रिया करवाओगे, पानी में होता है H2O, हाइड्रोजन तो है ना पानी में, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये कौन सी क्रिया कहाँ होगी, उसमें क्या क्या जुड़ रहा है ना। तो ये आप जब फार्मूला लिखेंगे तो समझ में आ गया कौन सी गैस निकलती है। तो क्या होगा, समझ में आ गया कौन सी गैस निकलती है ये। चलिए जैसे बोल देगा ब्लीचिंग पाउडर को हम पानी में अगर क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो कौन सी गैस निकलेगी,
तो क्लोरीन गैस निकलेगी, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, क्लोरीन है। नेक्स्ट देखिएगा, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, धावन सोडा का। और O2 का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए O ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 है, तो भाई O2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से पूछ देगा आपसे ओजोन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ओजोन का भार कितना होता है, ओजोन को लिखते हैं O3 में। ओजोन कैसे लिखते हैं, तो ओजोन को लिखा जाता है O3 में लिखा जाता है। अब एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है, 16 तय 48। तो जब भी पूछेगा ओजोन का भार कितना होता है, तो ओजोन का भार होता है आपका 48 होता है। नेक्स्ट, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 है ना। अब यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और द्रव्यमान होता है 28। तो ये चीज़ आपको याद रखना हो। और सिलिकॉन कौन समूह में आता है, तो सिलिकॉन जो है कार्बन फैमिली का है, किसका है, कार्बन फैमिली का सिलिकॉन। और आपका सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। देखिए कुछ अर्धचालक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, ये क्या है, ये आपके अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु में क्या, हाँ ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखिए ऑक्सीजन परमाणु लिख रहे हो तो O लिख दोगे, लेकिन ऑक्सीजन गैस लिख रहे हो तो O2 होता है। ऑक्सीजन गैस क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा सहसंयोजन बंध। क्या होता है ऑक्सीजन में, दोहरा संयोजन। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो होती है आपकी 2 होती है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक अधातु है, हम पहले ही बता चुके हैं। आवर्त सारणी में जो बाईं ओर रखा गया है, तो बाईं ओर आपके धातुओं को रखा गया और दाईं ओर किसको रखा गया, धातु को। बाईं ओर किसको कहाँ रखा गया, तो बाईं ओर धातु हैं और दाईं ओर अधातु है, और बीच में जो है उपधातु हैं। क्या बीच में, उपधातु। के उपधातु कितने हैं, तो उपधातु की संख्या आपके 7 है। कितने उपधातु हैं, 7 उपधातु हैं। अब पूरे उपधातु आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए